हो गया क्या स्टार्ट? ठीक है, आज का क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट वाला जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट वाला जनरल एंट्रीज क्या हो गया बोलो तो, जिसमें प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वगैरह, एडवांस वगैरह। ठीक है, प्रीपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव इनकम, ये सब जो हम एडजस्टमेंट लिखवाए थे लास्ट क्लास, उसी का आज प्रैक्टिकल जो जनरल करेंगे, जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार हम गो थ्रू करवा दे रहे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? ऐसा खर्चा जो हम एडवांस में कर दिए हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज हम मान के चलो एडवांस में खर्चा कर दिए तो फ्यूचर में उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट। ये मेरे लिए क्या हो गया? एसेट। ठीक है, 3 महीना का सैलरी हम तुम आज ही है, तुमको हम एडवांस दे दिए 3 महीना का सैलरी, तो 3 महीना तुमसे बेनिफिट लेंगे ना। 3 महीना इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा एडवांस पे कर दे तो 3 महीना इलेक्ट्रिसिटी का तो बेनिफिट लेंगे ना। तो प्रीपेड ऐसा खर्चा जो एडवांस में हम लोग कर देते हो, मेरा क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये मेरे क्या है? एसेट है। ठीक है, तो याद रखना ऐसा खर्चा जो एडवांस में मेरे लिए क्या है? एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है? ड्यू। ठीक है, तो एक्सपेंस मतलब खर्चा, ऐसा खर्चा जो ड्यू है। ठीक है, तो ये मेरे क्या है? लायबिलिटी है ना। ऐसा खर्चा जो चुकाना बाकी मेरे क्या है? लायबिलिटी है। और एक क्या होता है? एक्रूड इनकम। ऐसा इनकम जो हम अर्न कर लिए पर अभी तक हमको मिला नहीं है। हम ना जो जॉब करे, मान के चलो तुम्हारे आसपास जॉब करे, ठीक है, तो मेरा सैलरी लग गया पर 2 महीना 3 महीना सैलरी मेरा लगा हो, तुम 1-2 महीना मैं सैलरी क्या रखे हो? ड्यू रखे हो। तो मैं जो सैलरी मेरे लिए हम तो लेंगे ना, मेरे लिए इनकम है ना, पर हम अर्न भी कर चुके, हमको मिलना चाहिए पर अभी तक मिला नहीं है। तो मिला नहीं तो हम तो फ्यूचर में तुमसे लेंगे ना पैसा, तो फ्यूचर में तो मेरे लायबिलिटी नहीं, क्या है? एसेट है, बेनिफिट है ना फ्यूचर का, इसलिए मेरा क्या हो गया? ये एसेट। ठीक है, प्री रिसीव्ड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्न इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो 3 महीना का हम सैलरी एडवांस ही ले लिए इनकम के तौर पे, तो 3 महीना तुमको सर्विस करके देना पड़ता, मेरे क्या हो गया? ये लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे तो हम लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए, तो एक बार गो थ्रू करवा दे रहे। इसका जो जनरल एंट्रीज है याद रखना, सामने रखना। तो इसका जनरल कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर 1, पहले नंबर 1 में आना। क्या बोल रहा है? बोला इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये क्या है मेरा? बोलो। इंटरेस्ट ड्यू पर अभी तक मिला, आउटस्टैंडिंग में देते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ऐसा खर्चा जो चुकाना बाकी है, देते आउटस्टैंडिंग में। ठीक है, इसमें हमको लेना है, ड्यू है पर रिसीव। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का डेफिनेशन क्या दिया? ऐसा इनकम जो मिला नहीं, मिलना भी। अब जो रिसीव, अब कह समझे सर कि इंटरेस्ट लेना है देना नहीं है, रिसीव लिखा हुआ है ना। बोला कि इंटरेस्ट मेरा ड्यू है बट अभी तक बट नॉट रिसीव, अभी तक मिला नहीं है। हर एक जगह बोलते हैं कि इंटरेस्ट ड्यू पर अभी तक दिए नहीं है, तो दिए तब तो आउटस्टैंडिंग कंट्री में आ जाएगा ना कि ऐसा खर्चा जो देना अभी बाकी है। और ये तो लेने का बात बोला, क्या बोला? रिसीव्ड। क्या वर्ड यूज कर रहा है? रिसीव। मतलब हमको मिला नहीं है, तो हमको मिला नहीं, इसका मतलब क्या बोलते? तो ऐसा इनकम जो हमको अभी तक मिला नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। ठीक है, तो हमको मिला नहीं मतलब क्या? फ्यूचर में मिलेगा, मेरे लिए एसेट है, तो एक्रूड इनकम मेरे क्या हो जाएगा? एसेट। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? एक्रूड इनकम का जनरल एंट्री देख के बोलो। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ठीक है, तो एक्रूड तो रहेगा, इनकम में क्या सिर्फ लिख देंगे? इंटरेस्ट ही ना नहीं मिला। अब दो इनकम है चाहे एक्सपेंस है ना, तो इनकम और एक्सपेंस का तो नाम दिया रहेगा ना, जैसे दिखा रही है देखो। सो जनरल एंट्री क्या है एक्रूड का? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, कुछ एग्जांपल्स भी इसका हम करवाए थे, टू इनकम अकाउंट। यही है ना जनरल एंट्री। सर चेंज क्या करेंगे? दोनों जगह इनकम है ना, तो इनकम का तो नाम दिया हुआ है ना, इनकम का नाम क्या दिया हुआ है? बोलो। इंटरेस्ट दिया, तो इनकम जैसे क्या लिख देना? रिप्लेसमेंट में इंटरेस्ट। समझ में आया? तो कभी भी एडजस्टमेंट एंट्री रहेगा ना, मान लो सैलरी हो, कोई भी इनकम हो, 2 बार आएगा। ये बात ध्यान रखना कि ऊपर भी आएगा एक बार एक्रूड के साथ, एक बार नॉर्मल भी आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, जैसे इंटरेस्ट हो गया, सैलरी कोई भी हो गया, हमेशा 2 बार आएगा, एक बार एडजस्टमेंट के साथ, एक बार अलग से। तो कंफ्यूजन होता है, एक बार तो लिख दिया एक्रूड इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट क्यों लिखेंगे? कुछ और सोचने लगते फिर नहीं होता है।
तो याद रखना 2 बार ही लिखाएगा एडजस्टमेंट में, हर एंट्री 2 बार, एक बार एडजस्ट एक्रूड आउटस्टैंडिंग के साथ, एक बार अलग से। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो एक्रूड इंटरेस्ट है क्या, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। लिखना बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट बोलना, एक्रूड जो डेबिट के उसमें एसेट, एसेट हमेशा क्या होता है डेबिट, इंटरेस्ट में लिखा इनकम, इनकम हमेशा क्या होता है सर इंटरेस्ट, तो खर्चा होता है ना, देंगे तब खर्चा, इसमें रिसीव का बाद होता है, क्या है मेरा ये इनकम है। तो ये सब भी लिख लो समझने के लिए, एसेट है इसलिए और ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। नंबर 1 समझ में आ गया। नंबर 2 में आ जाओ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 50,000, सैलरी जो ना ड्यू स्टाफ को देना है 50,000, मेरा अकाउंट क्या होगा बोलो क्या है, ये मेरे क्या है आउटस्टैंडिंग, ऐसा खर्चा जो चुकाना अभी सैलरी सर खर्चा कैसे समझ, ड्यू है, देना है, लेना रहता तब ना बोलते हैं सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को देने का मेरा क्या है ड्यू है, तो सैलरी में खर्चा हो गया ना, और ड्यू मतलब क्या आउटस्टैंडिंग, ड्यू का मतलब ही क्या होता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा। तो जनरल एंट्री बोले क्या होगा इसका, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ राइट। देखो नॉर्मल क्या है जनरल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस का तो नाम दिया हुआ है, नाम मेंशन रहेगा। एक बार हम तो क्या बोले सैलरी और चाहे इंटरेस्ट हमेशा क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 बार आएगा, एक बार एडजस्टमेंट के साथ एक बार नॉर्मली। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट है, सैलरी एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस में बढ़ता हम लोग क्या करते हैं डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी ऑलवेज बी क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अमाउंट बोलो 50 ना 50,000 बीइंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। समझ में आ गया, दोनों और समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। ये वाला बताओ, चलो अब बोल रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, मतलब एक रेंट जो था हम लोग इस ईयर में पेड कर दिए, कितना रुपीस 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। नॉर्मल बोला है कि नेक्स्ट ईयर का जो रेंट था ना हम इसी ईयर में पे कर दिए, मतलब पे क्या कर दिए, हमको जो देना था अगला साल हम दे दिए, अभी क्या क्या एडवांस दिए ना, तुमको जो हमको कल देना था जो पैसा हम तुमको आज ही दे लो, एडवांस में ले लो, अगला साल का पैसा इसी साल में एडवांस ले लो, ठीक है। तो रेंट पेड किए, तो रेंट में एक्सपेंस है, पे करे तो एक्सपेंस है, रिसीव करे तो मेरा इनकम होता है, तो रेंट में एक्सपेंस है, तो ऐसा एक खर्चा जो हम एडवांस में पेड कर देते हैं कौन सा आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इनकम है कि एक्सपेंस कैसे, में पेड का बात करना, रिसीव बोलता हूँ ना, बोलते कि हाँ भैया रिसीव में केस में आ रहा है, पेड का बात कर रहा है, तो खर्चा हो गया, पेड का बात हो रहा था, रिसीव का होता है इनकम में आ जाता है। तो एक तो मेरा खर्चा समझ में आ गया, मेरा क्या है एक्सपेंस है। एक और क्या समझ में आया कि नेक्स्ट ईयर बोल, नेक्स्ट ईयर का पैसा क्या बोले दिस ईयर में दे दी, दिस ईयर मतलब कि एडवांस। तो ऐसा खर्चा जो हम लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का जनरल एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट बिकॉज हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, एसेट है मेरे लिए, तो मेरे क्या होता है डेबिट में। अगर भूल जाओ जनरल एंट्री तो याद तो कर ही लोगे कैसे होता है, प्रीपेड में लिए क्या है एसेट है, प्रीपेड। अच्छा ये सब जितने हम करवाने सबको डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं, तो ये सब का डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, जो कि हम एक और थ्योरी क्लास में अच्छा से डिटेल वर्जन में जो थोड़ा बहुत जो तुम लोग का थ्योरी बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड क्या नाम दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, रेंट दिया हुआ ना, एक्सपेंस का नाम दिया हुआ क्या प्रीपेड रेंट, ना कैपिटल में लिखो, स्मॉल में सही नहीं लगेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, दो एक बार हम तुम लोग फिर से बोले रिपीट कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग में हमें एडजस्टमेंट में हमेशा याद रखना कि रेंट हो चाहे सैलरी, देखो दोनों ऊपर नीचे 2 बार कॉपी पेस्ट हो रहा है, एक बार एडजस्टमेंट के साथ एक बार जनरली। तो जब भी एडजस्टमेंट समझ रहे 2 बार तो लिखना, एक बार एडजस्टमेंट के साथ एक बार जनरली।
अमाउंट बोलना 5,000. 5,000. being rent paid in advance. चलो आगे बढ़े। 4 नंबर, 5 पेज तक तो आराम से, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। बोले प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। ठीक है, सुनो, बोले ना फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मारने के लिए 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000. 10,000। 1 जीरो कम कर दो ना, 10,000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री क्या होगा? ठीक है, अभी सुन लो एक बात, वो डेप्रिसिएशन में क्या है? एक्सपेंस लॉस का कैटेगरी में आता है ना, मेरा वैल्यू घट रहा है, तो एक्सपेंस लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो मेरा डेबिट में हो गया, तो फर्नीचर मेरा क्या क्रेडिट होगा? डेप्रिसिएशन, फर्नीचर मेरा एसेट है, डेप्रिसिएशन करने से एसेट का वैल्यू बढ़ने से डेबिट करते हैं, पर डेप्रिसिएशन होने से एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। जो 10,000 का 1 लाख का एसेट है, 10,000 का डेप्रिसिएशन 90,000 का बच जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब कि एसेट का वैल्यू घटेगा, तो डेप्रिसिएशन तो मेरा डेबिट होगा, एसेट का वैल्यू फर्नीचर घट रहा है, एसेट बनने से डेबिट करते हैं, घटने से क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, ये जनरल एंट्री याद रखना डेप्रिसिएशन का। तो 4 नंबर लिखना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट. हाँ डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट. हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक नॉर्मल सवाल सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? लॉस, तो ये तो डेबिट होगा। फर्नीचर मेरा एसेट है और उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट बनने से हम लोग डेबिट करते हैं, घटने से क्या करते हैं? अब डेप्रिसिएशन होना मतलब क्या? 1 लाख का 10,000 डेप्रिसिएशन का 90,000 का हो जाएगा, घट रहा है, तो घटने से हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, ये समझ में आया? क्या बोले, समझ में आया तुमको? तो मान लो एसेट घट रहा है, बढ़ने से डेबिट करते, घट रहा है, तो ये तो मेरे लॉस है, लॉस बढ़ने से डेबिट करता है। अमाउंट बोलो 10% कितना? 10 है ना। अब मान लो ना डायरेक्ट बोल देगा, डायरेक्ट मुंह खोल के बोल देगा, फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड फ्रॉम 10,000, तो डायरेक्ट मान लेना डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, परसेंटेज तो डायरेक्ट मुंह खोल के अमाउंट ही बोल दे, तब तो और इजी है। डेप्रिसिएशन सुनते समय पहले तो डेप्रिसिएशन और डेबिट करना, जिसका डेप्रिसिएशन बोला ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे हो? बीइंग फर्नीचर depreciated at the rate कितना %? 10%। समझ में आया? डेप्रिसिएशन कोई ऐसा, डेप्रिसिएशन मतलब लॉस हो तो डेबिट हुआ, जिस एसेट का हो रहा है तो एसेट का वैल्यू घट गया, डेप्रिसिएशन माइनस कर, तो एसेट का बढ़ने से हम लोग वैल्यू डेबिट करते, तो घटने से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, बोला गुड्स यूज के मेकिंग फर्नीचर को बनाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि दो अमाउंट, जबकि क्वेश्चन में देखना ऐसे दिया जाएगा, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमेशा कौन सा लेना बोलो तो? कॉस्ट प्राइस। हम लोग जो हिसाब किताब कस्टमर को क्या बेच रहे हो, तो हम लोग जो बेचते, पर हम लोग जो अपना हिसाब किताब हम तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे ना, तब ना पता चला कितना प्रॉफिट हुआ। बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर कस्टमर को मान लो सेल किया, हम भी सेल ही प्राइस लिख लिए, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना भैया, तब ना वो पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट। तो बिजनेस पॉइंट से जब भी कॉस्ट और सेल दो प्राइस दिखाई देगा, क्वेश्चन में ये सब ट्रिक दे सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट के तौर पे याद रखना कि हमेशा कौन सा प्राइस लेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो जनरल ट्रिक क्या? गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर तो मेरा एक तो समझ में आ रहा है, एक और क्या होगा बोलो तो? गुड्स को यूज किया जा रहा है। सुनो, जब भी हम लोग गुड्स को यूज करेंगे ना, याद है? परचेज, हाँ राइट बोला, परचेज से हम लोग परचेज का स्टॉक से क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब तुम यूज करोगे, तुम्हारा परचेज के बाद स्टॉक उसी में से निकाल के दोगे, जो माल खरीद के तुम गोडाउन में रखोगे उसी में से ना दोगे। जैसे कि एडवर्टीजमेंट का बताए थे, फ्री सैंपल का बताए थे, परचेज के स्टॉक से ना हम लोग देते हैं। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कितना तारीख? 5 नंबर ना, तारीख थोड़ी तो नंबर है ना।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स का जो यूज करते हैं हम लोग इसी से करते हैं। अमाउंट बोलना 4000, कौन सा लेंगे? कॉस्ट बीइंग गुड्स यूज्ड इन फर्नीचर एट कॉस्ट प्राइस 4000। चलो ठीक है, हो गया, समझ में आया वाला? तो कॉस्ट सेल दो अगर प्राइस है तो हम लोग कौन सा प्राइस देंगे? ऑलवेज कॉस्ट, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन ना हम लोग कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करते, कितना मेरा कॉस्ट गिरा तब ना पता चला क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है। समझ में आया स्मिता? आगे बढ़े, स्लो करके थोड़ा सा करवाना इसलिए आराम से बता रहे। चलो ये वाला ध्यान देना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बोला रिसीव कमीशन, ठीक है। कमीशन अगर रिसीव कर मिले क्या है बताओ? एक्सपेंस है कि इनकम है? रिसीव करे मिले ना, ऑब्वियस सी बात है इनकम है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। क्या बोला? बाय चेक। चेक बोले तो कैश आएगा कि बैंक आएगा? बैंक आएगा। बोला हाफ ऑफ विच इज पेड इन एडवांस। बोला 20,000 का कमीशन जो था ना, विच इज इन एडवांस, ठीक है। हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बोला ना 20,000 जो कमीशन था ना, उसमें से आधा जो है ना हमको एडवांस में मिल गया। आधा क्या मिल गया? एडवांस में मिल गया, ठीक है। तो ऐसा इनकम जो हमको एडवांस में मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। ये तो प्रीपेड एक्सपेंस है, प्री रिसीव इनकम हमको ना, प्री रिसीव इनकम। ऐसा इनकम जो हमको एडवांस में मिल गया, ठीक है। तुम हमको 3 महीना सैलरी एडवांस में दे दिया, तुमको वो 3 महीना काम करना पड़ेगा, मेरे क्या हो गया? लायबिलिटी, एसेट नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि घर, मान लो बिल्डिंग का रंगाई पोताई करना था, हम 3 महीना का पैसा एडवांस में ले लिए, ठीक है। इनकम का कैटेगरी में सोचो, क्योंकि हम, ठीक है, एडवांस ले लिए। तो हम एडवांस अगर लिए तो हमको तो सर्विस करना पड़ेगा ना, लायबिलिटी है ना मेरे लिए। एडवांस लेंगे क्या हमको फिर फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा कि फ्यूचर में हमको काम करना पड़ेगा। मेरे क्या ऊपर चढ़ गया? कर्जा काइंड ऑफ। तो मेरे क्या हो गया? लायबिलिटी, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरा पहले हमको दो जर्नल एंट्री मार दो, कमीशन रिसीव पर जर्नल एंट्री मार दो। तो कमीशन रिसीव का जर्नल एंट्री क्या होगा? चेक में रिसीव किया ना, तो चेक में रिसीव किए तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक मेरा एसेट बढ़ेगा, ठीक है। कमीशन रिसीव में ले क्या है? हाँ बोलो, कमीशन रिसीव में ले क्या है? इनकम है। तो इनकम कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। यहां तक समझ में आया? कमीशन रिसीव के नॉर्मल जनरल एंट्री है, अभी चेक में बोलता बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। कमीशन पैसा आया है, बैंक में मेरा बढ़ाएगा एसेट, तो डेबिट। कमीशन रिसीव में इनकम है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इनकम क्या होता है? बढ़ने से क्रेडिट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है? बोला ना इसमें से बोल रहा है हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बोला आधा हम एडवांस ले लिए। तो हम किसे एडवांस लेते हैं ना, लेते हैं तो हमको ना उसको फ्यूचर में क्या फिर मिलेगा कि हमको देना पड़ेगा? अगर हम तुमसे 3,000 रुपये एडवांस लेते तो फ्यूचर में हमको देना है कि लेना है? ये बोलो, देना है ना। लेना रहता तो एसेट हो जाता, बेनिफिट है, पर देना है तो मेरे क्या हो गया? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमेशा कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी कहाँ जाता है? तुम लोग क्या भूल गए क्या ये भी? तो कमीशन भी रिसीव कमीशन लिख सकते हो, पर जैसे लिखा ऐसे भी लिख सकते हो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्वेश्चन हो रहा है कि कैसे अमाउंट लिखेंगे। देखो टोटल हमको मिला कितना? 20,000 रुपये ना। 20,000 में बोल रहा है आधा जो है, आधा हाफ अमाउंट। 20,000 का हाफ कितना होता है? तुम बोलते क्यों नहीं मुझे मिल? हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। तो बोला कि आधा इसका एडवांस ले लिए, तो 20,000 का आधा एडवांस में लिख दो, आधा एडवांस में आधा लिख दो कि 10,000 रुपया भैया इसमें से एडवांस ले लिए, और बाकी 10,000 तुम ऐसे ले लिए होंगे जब लेना था, जब टाइम बचा। 20,000 का टोटल में एंट्री हो। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? क्या चीज समझ में आया? बोलो, उससे समझा रहे पूरा।
सुनो, पहला तो नॉर्मल जनरल एंट्री हम लोग मान रिसीव कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, ठीक है। तो कमीशन रिसीव का जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीवर, क्योंकि बैंक में मेरा पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है डेबिट, कमीशन में ले इनकम में रिसीव करे तो मेरे क्या हो जाएगा, इनकम हमेशा बढ़ने से क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो ये दो जनरल एंट्री नॉर्मल था। बोला हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, बोला कि आधा जो है कमीशन जो है हम एडवांस में ले लिए, ठीक है। तो हम जो पैसा मान के चलो एडवांस में तुमसे लिए हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी, हम तुमको इसको काम करके हमको देना पड़ेगा। हम तुमसे कुछ भी पैसा एडवांस में लेते हैं, किस लेते हैं, फ्यूचर में हमको चुकाना पड़ेगा, उसका काम करिए जैसे भी हमको देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, अब एडवांस में फिर हर बार मिलेगा। तो जो चीज हमको फ्यूचर में लेना होता है तो हम एसेट है, जो फ्यूचर में देना होता है मेरे क्या है, लायबिलिटी। तो कमीशन रिसीव इन एडवांस कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। इसका हम जनरल ऑलरेडी लिखवा चुके हैं कि रिसीव एडवांस कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी है इसलिए। देखना प्री रिसीव इनकम जो हम लिखवाए हैं जनरल एंट्री, इनकम रिसीव इन एडवांस कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। जस्ट बिकॉज ऑफ ये लायबिलिटी, हम एडवांस में तुमसे पैसा ले लिए तो इसलिए मेरा कहाँ चला गया, लायबिलिटी में। ये जनरल समझ में पहले आया। अब बोल रहा है ना 20,000 में, बोला आधा जो पैसा है ना, हाफ जो है, हाफ 20,000 का हाफ कितना होता है, 10,000। बोला एडवांस ले लिए तो 10,000 एडवांस में लिख दिए, बाकी 10,000 यहाँ लिख दिए। समझ में आया, लिखो बीइंग कमीशन received for ₹20,000, half of which is in advance. That is दिखा सकते कि हाफ कितना होगा, 10,000 है ना। आगे बढ़े, सो ऐसा भी दे सकते हैं, नॉर्मल नहीं बोले कि मैं एडवांस में कमीशन रिसीव किया, कुछ मिल गया है नॉर्मल और कुछ एडवांस में, तो क्या करना, जितना मिल गया नॉर्मल नॉर्मल, जितना एडवांस में मिला है एडवांस में। आगे बढ़ते हैं, बैड डेट डन बाय राम, ठीक है। बैड डेट में ले क्या है, बैड डेट में ले क्या है, एक्सपेंस लॉस का कैटेगरी में, कि मेरा पैसा डूब गया। बैड डेट मतलब मेरा पैसा का डूब जाना, ऐसा पैसा जो मिलने वाला नहीं है। डेटर को जो उधार में बेचे थे, मेरा पैसा नहीं दे रहा, बैड डेट हो गया, नहीं दिया, ठीक है। तो बैड डेट में काइंड ऑफ क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। तो एक्सपेंस लॉस मेरा किधर जाता है, बढ़ने से क्या करते हैं, डेबिट साइड में, कहाँ लिखते हैं, तो बैड डेट डेबिट ऑटोमेटिकली, राम मेरा कहाँ जाएगा। सर लॉजिक दीजिए, क्यों केट में या तो बता दे रहे हैं, लॉजिक सुनो तो लॉजिक भी बता देंगे कि बैड डेट तो डेबिट में जाएगा, ये तो तुम लोग को पता चल गया, क्योंकि लॉस एक्सपेंस है, लॉस एक्सपेंस बढ़ने से टू राम क्यों कैसे आएगा, नियम से ना स्टॉपिस एस देना, राम से अकाउंट, ठीक है, हम बताए थे लास्ट क्लास, ठीक है। बैड डेट लॉस समझ में, सर राम मेरा ना, जब मैं जिसको बेचे होंगे ना, तो मेरा डेटर का कैटेगरी, तब मेरा वो एसेट था, एसेट बढ़ा के रखे थे कि नहीं राम से हमको पैसा मिलने वाला है। जब नहीं मिला वही राम वाला एसेट क्या हो गया, घट गया। जब उससे लेना था ना पैसा, तो राम अकाउंट डेबिट टू, चलो कुछ भी लिखे होंगे कि पैसा हमको मिलने वाला, डेटर अकाउंट जो राम का अकाउंट है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखे होंगे, उसको बेचे होंगे, तो राम एसेट में डेबिट किया कि नहीं मेरे को पैसे से मिलने वाला, एसेट बढ़ना डेबिट, और मिला एसेट क्या हो गया, जो बड़ा तो क्या हो गया, घट गया। तो राम मेरा घट गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड डेटर ही, क्यों, क्योंकि डेटा ही ना बैड डेट कर सकता है, डेटा ही ना उदाहरण बेचता है, किसको बेचोगे, समझ में आया। तो लॉजिक क्या, नहीं तो नॉर्मल याद रखना ना, बैड डेट मेरा क्या होता है, लॉस, डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, लॉस, बाकी ऑटोमेटिकली दूसरा एंट्री क्रेडिट में कर देना, अगर दिमाग घूरता है तो शॉर्टकट याद रखना। डेप्रिसिएशन बैड डेट दोनों ही मेरा क्या होता है, लॉस है, डेबिट, और बाद में फर्नीचर है, राम क्रेडिट कर दो ऑटोमेटिकली। अमाउंट बोलो, हाँ लिखो, बीइंग बैड डेट डन बाय राम, ठीक है। समझ में आ गया इसका जनरल एंट्री, ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से करना, ये कर लेना। अब जो हम ये बताते फुल सेटलमेंट वाला जो कंपाउंड एंट्री, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना।
हो गया। लास्ट बोला बैड डेब्ट, आपको दिखाते हैं कौन सा बन जाओ, ट्राई करना, देखना इसी टाइप का नहीं हो तो फिर बताएं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बोल रहे बैड डेब्ट रिकवर्ड फ्रॉम राम। देखो अब क्या हुआ, जो पैसे में डुबा दिया था ना, जो बोला नहीं देगा डुबा दिया, अब वो क्या हो गया। अच्छा बैड डेब्ट जब हुआ तो मेरे लिए लॉस था, और रिकवर्ड हो गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस में पूछता है, बैड डेब्ट है तो लॉस डेबिट, बैड डेब्ट रिकवर तो इनकम क्रेडिट। अब तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग करेंगे, लेजर करेंगे एक क्लास में, आप ट्रायल बैलेंस करेंगे। लेजर तो एग्जाम में आता नहीं, एक क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मल बता देंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। तो रिकवर में लेके क्या इनकम है, तो इनकम है, तो अगर इनकम है तो क्रेडिट होगा बैड डेब्ट रिकवर, तो राम मेरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेबिट। सर लॉजिक कैसे वही, जब डुबाया था तो एसेट घटा दे तो क्रेडिट, अब दे दिया तो एसेट फिर बढ़ा देंगे डेबिट, समझे। राम्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, अमाउंट सेम 10,000 रुपया। being bad debt recovered by whom, राम। ठीक है सिंपल, ठीक, इसलिए एकदम स्लो बताइए क्योंकि एक ही संस्कार टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है अब 10 मिनट खाली हमको थोड़ा सा जनरल का थ्योरी बताना बाकी रह गया था। ठीक है तो जनरल का थोड़ा सा जो थ्योरी पोर्शन है वो तुम लोग को हम बता देते हैं, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ तक कॉपी हो गया ना, आगे बढ़ा दे। कहाँ है अकाउंट्स का बुक, तुम लोग पीडीएफ भी भेज चुके हैं। तुम लोग फेयर कॉपी किए जनरल का, तुम फेयर कॉपी किए कर लेना अच्छे से। ये छोटा कॉपी क्यों किए, बड़ा कॉपी लगता है ना, एग्जाम में तो बड़ा पेपर आएगा। ठीक है छोड़ो, खाली जनरल ही कहना, बाकी सब ठीक से रख। कहाँ गया जनरल का थ्योरी रे। ठीक है तो जनरल का थोड़ा थ्योरी बाकी था, चलो 10 मिनट जल्दी कवर अप कर लेते। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर इन दिस बुक टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिट और विच इज क्रेडिट। सबसे पहले जब हम लोग हिसाब करते सबसे पहले हम लोग जनरल ही करते, पहले क्या रिकॉर्ड करते जनरल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस को देख के क्या बनाते वो तो फाइनल अकाउंट, काम खत्म, ऐसे होता है नॉर्मली। ठीक है जनरल, जनरल को देख के लेजर, लेजर को ट्रायल बैलेंस, अधिकतर तो फाइनल अकाउंट में क्या मिलता था हम लोग को, ट्रायल बैलेंस को देख के ना बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट। सबसे पहले क्या होता है जनरल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं प्राइमरी, मतलब कि पहला रिकॉर्ड किस में होता है। ठीक है एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है कौन सा रिकॉर्डिंग है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। 2 क्वेश्चन जो पूछे हम तुम लोग को बता देते। ठीक है एक क्या, इट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर एंटर ऑन द डेली बेसिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डे टू डे, मतलब होता क्या, हम लोग जनरल में ऐसा नहीं कर सकते कि 1 तारीख है फिर 2 तारीख फिर 3 तक 4 तक, जैसे डेट आ रहा है उस हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 1 तारीख का फिर 5 का रिकॉर्ड कर देंगे, फिर 2 का रिकॉर्ड कर देंगे, फिर बाद में 3, नहीं, डे टू डे रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको। अब कैसा क्यों करेगा कोई पागलगिरी, मान लो ना कोई देखा ना कि 1 तारीख को परचेस हुआ फिर डायरेक्ट 5 तारीख को परचेस हुआ, तो परचेस सामने रखने के लिए हम 1 आध 5 को रिकॉर्ड कर देंगे, 2 3 को 4 को छोड़ देंगे। तो ऐसा जनरल में नहीं होता है, डेली बेसिस पे डे टू डे जो ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है तो ये भी, ये 2 में से कोई एक आने का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड है, डे टू डे हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्ड करते। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जनरल टर्म है जर्नलाइजिंग, जो हम लोग जनरल को यहाँ पे एंट्री जो हम लोग मारते हैं ट्रांजेक्शन जो देख करके, ये अकाउंट डेबिट ये अकाउंट क्रेडिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। उसको जनरल को हम लोग क्या कर रहे हैं जर्नलाइजिंग कर रहे हैं। और एक क्या नाम है इसका, क्या हुआ, और इसका क्या नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया। जनरल इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं जनरल को, इसमें भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी याद रखना, फॉर्मेट तो तुम लोगों को पता है। सिंगल और सिंपल एंट्री किसको बोलते हैं, एक डेबिट एक
कंपाउंड एंट्री किसको बोलते हैं? मोर देन वन डेबिट मोर और क्रेडिट, मतलब डेबिट एक या क्रेडिट दो, एक से ज्यादा है, दो डेबिट है दो क्रेडिट है, एक डेबिट है दो क्रेडिट है, कुछ भी, मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट तो नहीं है। फॉर जर्नल एंट्री नीड एविडेंस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, जो जो पूछेगा हम बता दे रहे, ठीक है। अब मान लो ना तुम कुछ भी बोले नहीं, 10 लाख का फर्नीचर लिख दो, 15 लाख का ये लिख दो, इसका खर्चा लिख दो, तो जो तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट में। एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, डॉक्यूमेंट दो, परचेस की बिल दो, तब रिकॉर्ड करेंगे। एज अकाउंटेंट तुमको जो तो बोलेगा तुम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तुमको तो एविडेंस चाहिए ना। तुम मेरा अकाउंटेंट तुमको जो तो बोलेंगे कि ये परचेस किया कर, जैसे नहीं रिकॉर्ड करना, तुमको क्या चाहिए, बोले एविडेंस दो, रिकॉर्ड के बिल दो। ऐसा मान के चलो दिखा दिया, बाद में पचा चीज है नहीं, मेरा भी तो नाम में ब्लेम आ सकता है ना। तुम जान मुझे प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए दिखा दे रहे हो, हम भी फंस सकते हो। तो हमको एक एविडेंस दो, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, सोर्स क्या जो तुम परचेस किए हो उस सोर्स होगा, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस प्रूफ होगा तो वो दो। समझ में आया? ये थ्योरी पूछ सकते हैं। एवरी जर्नल एंट्री अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नोन एज नरेशन, सब जर्नल एंट्री को हम एक्सप्लेन करते हैं किस क्या लिख के, नरेशन लिख के। जर्नल फॉलोस डबल एंट्री सिस्टम, ये भी पूछ सकता है। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, जिसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं, थ्योरी क्लास में हम करवाए थे। वन साइड डेबिट, अनदर साइड क्या होता है, अच्छा इधर डेबिट लिख दिया, अनदर साइड क्रेडिट होगा, ठीक है, इसको सी कर लो। तो पेन कहाँ गया, अनदर साइड क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा जो जर्नल जो है ये भी थ्योरी में पूछ सकते हैं, जो पूछेगा हम तुम लोग को बता दें। हाँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जो हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ाए थे कि बिजनेस अलग है ऑनर, इसीलिए हम लोग ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल तो मेरे कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो एसेट है, लायबिलिटी कैसे हो जाए, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है कैपिटल। तो बिजनेस और ऑनर, ऑन लिखा ऑनर होगा, ठीक है। ये कहाँ गया, ये काटे, ये ऑनर, बोथ आर डिफरेंट एंट्री, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना, मेनली तो दो याद रखना, प्राइमरी रिकॉर्डिंग और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डे टू डे। और क्या याद रखना है सर, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल का थ्योरी भी हो गया, आज जनरल का मेरा पूरा क्लास खत्म हो गया। एक बार देखेंगे एक्स्ट्रा क्लास कराऊंगा जिसमें बहुत सारा हार्ड समझ करवाएंगे और भी, ठीक है। वीडियो ऑफ करो।